स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है। हैमंड ने उसके हाथ को बहुत बुरी तरीके से मोड़ दिया था और वो कहता है कि तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, पर ये देखकर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो झटके से पीछे की तरफ जाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुमसे दया की भीख मांगेगा? जिसके बाद वो अपनी तलवार के साथ हैमल्ट के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश करते हुए कहता है कि मरो मरो मरो। पर हैमल्ट बड़े ही आसानी से बिना अपनी तलवार को बाहर निकाले अपनी एक आंख बंद करके उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर वो काफी सरप्राइज था, पर तभी वो अपने सामने ये देखने के बाद और भी ज्यादा पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि हैमिल्टन ने अपनी तलवार को निकालते हुए उसके ऊपर विष को मैनिफेस्ट कर लिया था। जिसके बाद वो अपनी एक स्ट्राइक के साथ उसके दोनों जॉइंट्स को काट देता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो गया था और उसके पैरों से खून आने लगा था। वो दर्द में करारते हुए जमीन पर गिर गया था और उसके पैरों के कट जाने की वजह से वो चलने के लायक नहीं बचा था। हैमिल्टन ये देखने के बाद सरप्राइज होते हुए कहता है कि रुको, मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं विष का इस्तेमाल करूं। मुझे लगता है कि इसके आ जाने के बाद मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। पर वो वहां से जाने लगा था तो ये देखकर हैमल्ड कहता है, अगर ये यहाँ से चला गया तो ये सब कुछ इसके बारे में बता देगा। इसलिए वो उसका पीछा करते हुए कहता है, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? चलो इसे मार देते हैं। उसके अंदर से निकलने वाली डिमोनिक एनर्जी उसकी बॉडी को कवर करने लगी थी और धीरे धीरे करके उसने कुछ समय के लिए हैमल्ड को एक डिमोनिक बीस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। और डिमोनिक सीड के अंदर से निकलने वाली एनर्जी उससे कहती है कि इसे अभी के अभी यहाँ पर मार दो। हमारा हीरो यहाँ पर किसी डेविल की तरह लगने लगा था, वो भी काफी ज्यादा खतरनाक। पर तभी अपने विष के साथ अपने डेमोनिक सीड को कवर कर लेता है और उसको वहां पर सरप्राइज कर लेता है। ये देखकर वो कहता है कि ये मेरा सीड ऑफ डार्कनेस है। ये अच्छा है कि मेरे पास विष है, इसकी वजह से मैं बच गया, भले ही कुछ समय के लिए, पर मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक डिमोनिक बीस्ट बन चुका हूँ। मुझे अपने आप को होल्ड कर रखना होगा। और वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि मैं कोई डिमोनिक बीस्ट नहीं हूँ, मैं हेमल्ट हूँ। उसने अपने आप को शांत कर लिया था और अपने विष के साथ डिमोनिक सीड को सरप्राइज कर दिया था। वो शांत होते हुए कहता है कि वो यहाँ से जा चुका है। वो अपने सामने देखता है कि वो वहां से क्रॉल करते हुए जा रहा था। वो सोचता है, आखिर उसके जैसा लड़का एक विष का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो मेरे भाई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वो तो एक रैंक 4 का है। मुझे यहाँ से भागना होगा, बस थोड़ा और। अगर मैं थोड़ा सा और कोशिश करूंगा तो मैं जिंदा बच सकता हूँ। पर वही हम उसके ऊपर एक डेमोनिक बीस्ट को दिखाते हैं, जो कि उसके ऊपर जंप करके अपने एक स्ट्राइक के साथ उसे मार देता है। ये देखकर हैमंड थोड़ा कंफ्यूज उससे कहता है कि ये आवाज, तो ये तुम हो? वो अपने सामने उस एक डेमोनिक बीस्ट को बैठा हुआ देखता है जिसने उसको वहां पर मार दिया था। वो डेमोनिक बीस्ट हैमल्ड को एक क्रेजी सा लुक दे रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर हैमल्ड को भी मारना चाह रहा था। इसलिए वो डेमोनिक बीस्ट हैमल्ड को मारने के लिए खड़ा हो गया था। हैमल्ड उससे कहता है कि हे, वो मेरा था। तो डेमोनिक बीस्ट उसके ऊपर गुर्राता है। हैमल्ड सोचता है, ये जब मैंने इसको पहली बार देखा था उससे काफी ज्यादा अलग है। अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ कि इसे जी सकता हूँ। इसलिए वो अपनी तलवार के ऊपर अपने विष को मैनिफेस्ट करते हुए अपने कदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने लगा था। वो कहता है तो चलो इसे चालू करते हैं। पर वो डिमोनिक बीस्ट उस विष को देखकर काफी घबराते हुए थोड़ा कंफ्यूज पीछे की तरफ हट जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर वो हैमर से लड़ने की कोशिश करेगा तो शायद वो यहाँ पर मारा जाएगा। वो जोर जोर से उसके ऊपर चिल्लाने लगा था। ये देखकर हैमर अपने मन में समझ गया था और वो कहता है कि ये इस चीज के लिए डिटरमाइंड है कि आखिर यहाँ पर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है। ये डेफिनेटली कोई नॉर्मल डिमोनिक बीस्ट नहीं है। इसलिए वो उसे कहता है, जल्दी से उसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। ये सुनने के बाद वो डिमोनिक बीस्ट समझ गया था और उसे पीछे से लाइट आती हुई दिखती है, यानी वहां पर कुछ और लोग भी आ रहे थे। इसलिए वो डिमोनिक बीस्ट उस डेड बॉडी को उठाकर जल्दी से वहां से भाग जाता है। ये देखकर हैमिल्ट तलवार को रखते हुए कहता है, ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है, पर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो जल्दी ही वापस आएगा। अब बस मुझे ये सोचना है कि आखिर मुझे इस सिचुएशन से किस तरीके से निकलना है। मैं आखिर लोगों को क्या समझाऊंगा? और वहीं हमें उसके पीछे कुछ लोगों को मशाल लेकर वहां पर आता हुआ दिखाते हैं, जिनने हैमिल्ट को देख लिया था। जिसके बाद हैमिल्ट सबको वो सिचुएशन बताता है कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। ये सुनकर मैक्स कहता है, इसका ये मतलब है कि वो वहां पर मारा गया? हैमिल्ट कहता है कि हाँ। वो कहता है, जब मैं जंगल के अंदर गया था तो उसने मेरा पीछा किया जिससे वो मुझे बुली कर सके, और आखिर में वो डिमोनिक बीस्ट के हाथों मारा गया। ये सुनने के बाद उसका भाई काफी उदास हो गया था और मैक्स उसे कहता है, वो एक बहुत ज्यादा बड़ा कमीना है। तुम लोगों को बुली करने की कोशिश में देखो आखिर में वो किस तरीके से मारा गया। पर अब ये ठीक है, और इसकी वजह से तुम भी खतरे में आ गए थे, इसलिए मैं ट्रेको मर्सनरी क्रॉप के बदले में तुमसे माफी चाहता हूँ। वही सुनकर तानिया आगे आते हुए कहती कि एक मिनट रुक जाओ मैक्स, क्या इस तरीके से माफी मांगना, ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छा है। इसकी वजह से ये लगभग लगभग मारा ही गया था, और ये सब तुम्हारे सेंटर पर्सन ऑफ मर्सनरी क्रॉप के इंसान की वजह से हुआ है। और तुम लोग इसका कुछ भी नहीं करते अगर तुम्हें इसके बारे में पता भी होता। और उसके पीछे खड़ा हुआ पॉल ये सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि हे, अपने शब्दों को संभालो। तुम यहाँ पर मेरे छोटे भाई के बारे में बात कर रही हो। तानिया कहती है, ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, पर अगर तुम लोग उसको सही से संभाल कर रखते तो ये चीज पहले कभी होती ही नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ये सुनकर पॉल गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, यानी तुम यहाँ पर केवल मेरे भाई की इंसल्ट ही नहीं कर रही हो, तुम यहाँ पर मेरे पूरे पूरे मर्सनरी क्रॉप की भी बेइज्जती कर रही हो।
पर ये बात आगे बढ़ती उससे ही पहले माइल्स बीच में आकर उनको रोकते हुए कहता है कि बहुत हुआ। हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ऐसा समय नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम रखें। हम लोगों को यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसलिए ट्रैक मर्सनरी क्रॉप, ये सारी सारी गलती तुम्हारी है जो कि आज यहाँ पर हुआ है। और प्लेस मर्सनरी क्रॉप को अपने शब्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वो आगे कहता है कि हम उस मौत का तो कुछ भी नहीं कर सकते, पर वो मर्सनरी रिक्वेस्ट फीस हम इस लड़के को दे सकते हैं। तानिया कहती है कि ठीक है, जैसा मिल ने कहा है ऐसा ही होगा। पर माइल ये देखने के बाद अपने मन में कहता है, सच में इन दोनों मर्सनरी क्रॉप्स की ईयर बहुत ज़्यादा खराब है। और साथ ही वो आगे कहता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि आखिर इन डेमोनिक बीस्ट से आखिर किस तरीके से सेफली निकल कर यहाँ से जा सकते हैं। और वैसे भी हमारे 3 लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए हम लोगों को और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। फिर ये सब खत्म हो जाने के बाद वो सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पर तानिया हैमल्ट को साइड में ले जाने के बाद उसके सिर पर मारती है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है। वो कहता है कि मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। तो ये देखकर तानिया कहती है, मैंने इसलिए मारा है जिससे तुम्हें दर्द हो। तुम लगभग वहाँ पर मरते मरते बचे हो। क्या मैं तुमसे क्या कहा था? अगर मान लो तुमने इसके बारे में मुझे बताया होता तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती और मैं तुम्हारी बैग को भी कवर कर सकती थी या ऐसा ही कुछ। पर नहीं, आखिर तुम ऐसी जगह पर अकेले कैसे घूम सकते हो? पर ये सुनकर हैमल्ट अपने मन में कहता है, यही तो वजह है जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा सावधान था। तानिया कहती है, तुम्हें पता है कि ये जानने के बाद मैं कितनी ज़्यादा शॉक हो गई थी कि तुम यहाँ से गायब हो गए हो। मुझे लगता है कि अब मुझे आगे से इस चीज़ के ऊपर और अटेंशन करनी होगी जो कि यहाँ पर हुआ है। और इन दोनों साइड के बीच की इस लड़ाई को देखकर आखिर मैं अब ये ब्लेम कौन के ऊपर डालूं। इसलिए वो हैमल्ट से आगे कहती है, आगे से तुम कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करोगे, तुम समझ गए? ये सुनकर हैमल्ट को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है और वो कहता है कि ये फीलिंग, वो उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। पर वहीं उसे महसूस होता है कि ये कोल्ड फीलिंग और साथ ही थोड़ी सी वार्म भी। तानिया उसे बिल्कुल डेरियन की तरह लग रही थी और वो उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती कि ठीक है, अगली बार और भी ज़्यादा ख्याल रखना। हैमल्ट अपने मन में कहता है कि इसकी प्रेजेंस मुझे बिल्कुल डेरियन की तरह महसूस हो रही है। इसलिए वो उसकी बात मानते हुए कहता है कि ठीक है। और वो ये समझ गया था कि एक इंसान होना कैसा महसूस होता है। जिसके बाद सीन अगले दिन का होता है। सभी वहां से तेजी से जाते हुए कहते हैं कि कल एक मर्सनरी को डिमोनिक बीस्ट ने घेरा और उसे मार दिया। मुझे लगता है कि ये वही डिमोनिक बीस्ट है जिसने हमें पहले एम्बुश किया था। इसलिए फैनी अपने सभी साथियों से कहता है, हम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखना होगा और जितना ज़्यादा जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि हम लोगों को कोई और फर्दर लॉसेस हो। और फिर थोड़े ही आगे जाने के बाद फिर से कई सारे डेमोनिक बीस्ट उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो सभी से फिर से फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर सभी उनसे स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर उनकी गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रेगुलर वहाँ पर कई सारे डेमोनिक बीस्ट आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। वो लोग भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं, सच में इनकी गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है कि हम लोग इस तरीके की ये दूसरी फाइट लड़ रहे हैं। पर इसकी वजह से एवेंचुअली हम लोग काफी ज्यादा थक गए हैं और ये सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। फिन गैरेज के नीचे बैठा हुआ डरा हुआ कहता है, आखिर ना जाने ये सभी केवल रेर के ऊपर ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। हैमिल्टन ये देखकर अपने मन में कहता है, इस सबसे ज्यादा जरूरी मैं उस डेमोनिक एनर्जी को सेंस कर सकता हूँ जो कि इनके बॉस की है। पर वो इतने ज्यादा करीब नहीं है। ऐसा लगता है कि वो यहाँ से थोड़ी दूर है जिससे वो मर्सनरी क्रॉप को अपनी तरफ खींच सके। और इसलिए वो डेमोनिक बीस्ट धीरे धीरे करते हुए छोटे छोटे डेमोनिक बीस्ट को आगे भेज रहा है। मुझे लगता है कि अभी वो समय नहीं आया है कि वो अभी बाहर आएगा। अब ये फाइट खत्म हो जाने के बाद दो मर्सनरी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और एक कहता है, सच में ये दिन काफी ज्यादा लंबा था। अगर ऐसा ही कुछ दिन तक और चलता रहा तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि घायल ना हो। तो उसका साथी कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और इस तरीके की बातें मत करो। पर वो कहता है, तुम कितने ज्यादा स्लो हो जाओगे जब वो तुम्हारे पैर पर काट देगा, बिल्कुल एक लार्वा की तरह। तो ये सुनकर वो पहला मर्सनरी कहता है, क्या तुम सच में यही सोच रहे हो कि वो मेरे पैर पर काट दे? क्या तुम यही चाहते हो? सच में मैं इस चीज से काफी ज्यादा थक गया हूँ। और फैनी और तानिया उन दोनों को दूर से देख रहे थे। ये देखकर वो थोड़े निराश भी थे। तानिया कहती है कि पहले बाकी है और हैमल्ट और फिन मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद कि उन्हें रात में डिप्लॉय कर दिया गया था। हैमल्ट फिन का ख्याल रखता है क्योंकि उसे पता है कि आखिर तलवार किस तरीके से चलाई जाती है। और फिन भी पहले से डॉज करने में काफी ज्यादा अच्छा हो गया है उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की वजह से। ये देखकर तानिया अपने मन में कहती है, यानी जो मैंने पहले देखा था वो हैमल्ट के बारे में फैनी को बताने के बारे में सोचती है। पर फैनी उसे टोकते हुए कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आखिर डिमोनिक बीस्ट केवल हमारी मर्सनरी के ऊपर ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों है, पर ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी ने आज कोई भी फाइट नहीं करी है। तो तानिया कहती है कि हाँ, पर जिन लोगों की भी मौतें हुई हैं वो सब उन्हीं की क्रॉप्स के थे। मुझे लगता है कि ये सब कुछ दिन और चलने वाला है और वो लोग प्रोबेबली हमारी कोई मदद नहीं करने वाले। इसलिए हम लोगों को हमेशा सावधान रहना होगा। फैनी ये सोचकर घबराते हुए कहता है, हम लोगों को कैसे भी कर कर यहाँ से जिंदा निकलना होगा, हम सभी को।
जिसके बाद रात में हम एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर माइल्स पॉल के साथ बैठकर बात कर रहा था। माइल्स पॉल से कहता है कि शायद तुम इसके बारे में जान चुके होगे, सभी डेमोनिक बीस्ट लगातार इस फॉर्मेशन के रेयर के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डेमोनिक बीस्ट के लीडर के दिमाग में कोई प्लान चल रहा है, इसलिए वो पॉल से आगे कहता है, मुझे लगता है कि अभी के लिए ये सब ठीक है, पर ये केवल समय की बात है। कुछ समय के अंदर ही फेस को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, यानी उस मर्सनरी टीम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है, इसलिए क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जितने ज्यादा लोग हमारे पास होंगे उतनी ज्यादा हमारी सेफ्टी श्योर हो जाएगी? और पॉल उससे कहता है कि मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं करता। जैसा कि तुमने पहले ही मेंशन कर दिया है कि वो लोग जल्दी ही प्लेस को पूरी तरह तबाह कर देंगे, तो हम लोगों को सेफ्टी के बजाय एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। माइल्स थोड़ा कंफ्यूज था, तो पॉल कहता है कि ये काफी ज्यादा सिंपल है। हम लोग प्लेस मर्सनरी क्रॉप को डिमोनिक बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी इस जंगल से यहाँ से निकल कर भाग सके। और वैसे भी ट्रेक मर्सनरी क्रॉप के पास सबसे ज्यादा जरूरी सामान वैसे ही है। ये सुनकर पॉल चिल्लाते हुए कहता है, क्या क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है? क्या तुम मर्सनरी क्रॉप का कोई मॉरल है भी या नहीं? पॉल कहता है कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये समय मॉरल्स का नहीं है। मॉरल्स केवल ब्यूटीफुल वर्ड्स होते हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हमें किस तरीके से सर्वाइव करना है। और क्या ये डेमोनिक बीस्ट अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है? और ये सभी हमें आसानी से काट सकते हैं, यानी खत्म कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, और वो हमारा वेट कर रहे हैं कि वो कब ऐसा कर दे। और अगर हमारे सभी मर्सनरीज और मर्चेंट्स यहाँ पर मारे जाते हैं, तो काफी अच्छे सामान के साथ बाकी चीजों के लिए भी तुम्हें एक काफी ज्यादा अच्छा नुकसान पहुंचेगा। और साथ ही वो आगे माइल से कहता है, अगर आगे पास इसके अलावा कोई और अच्छा तरीका हो तो हम लोग उसे जरूर फॉलो करेंगे। तो बताइए आखिर क्या है? तो ये सुनकर वो काफी घबराते हुए अब यही सोच रहा था कि आखिर अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो माइल से कहता है कि सर, अपना डिसीजन बताइए। जिसके बाद अब उनके चलते चलते उनका आखिरी दिन आ गया था। तानिया कहती है कि हम सभी काफी ज्यादा थक गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी हमें आसपास से घेर सकते हैं। हमारे सभी लोग और घोड़े पूरी तरह थक गए हैं, और हम इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है कि आखिर हमें ये सामान और कितनी दूर तक लेकर जाना है। और साथ ही वो ट्रेक्यू बास्टर्ड्स हमारी कोई भी मदद नहीं करना चाहते। वो आज सुबह से ही हमें न जाने किस तरीके से देख रहे हैं। अगर हम लोगों की फाइट हुई तो ना जाने हम लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे। फैनी कहता है कि मुझे पता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में आगे जाकर वो डेमोनिक बीस्ट के हमारे सामने आ जाने के बाद चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। पर तभी तानिया ये देख कर कहती है कि आखिर वो लोग ये क्या कर रहे हैं। आखिर अचानक से उन्होंने अपनी स्पीड क्यों बढ़ा दी? पर वहीं ट्रेक्यू मर्सनरी स्क्वाड की टीम अपनी स्पीड को बढ़ाकर उनको वहां पर पीछे छोड़कर वहां से आगे की तरफ भागने लगते हैं। तानिया ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और उसके साथी भी ये देखकर हैरानी के साथ कहते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं। फैनी ये समझ गया था, और वो कहता है कि रुको, जब डिमोनिक बीस्ट हमारे ऊपर फोकस करेंगे तो इन लोगों ने ये ओपनिंग देखकर हमें एज अ बैट इस्तेमाल किया है, जिससे वो लोग यहाँ से निकल सके। फैनी घबराते हुए समझ गया था कि वो अब यहाँ पर ट्रैप हो चुका है, और उसे आसपास कई सारे डेमोनिक बीस्ट की आंखें भी दिख रही थी। हैमिल्ट भी सिचुएशन को समझते हुए अपने मन में कहता है, तो चीजें इस तरीके से होने वाली थी। मैंने इन सब के साथ कैचअप काफी लेट किया है, और सभी डेमोनिक बीस्ट ने हमें चारों तरफ से पहले ही घेर लिया है, और उन लोगों ने हमें एज अ बैट इस्तेमाल किया है, जिससे वो अपने आप को बचा सके। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर हमें से कितने लोग हो सकते हैं जो कि यहाँ पर सर्वाइव करेंगे? अगर मैं अभी अपने कदम आगे बढ़ाता हूँ। फैनी सभी को फॉर्मेशन बनाने का बोलते हुए कहता है कि हम सभी को डिमोनिक बीस्ट ने घेर लिया है, इसलिए हम लोगों को फोकस करना होगा, और सभी लोग तैयार हो जाओ। आसमान से डिमोनिक बीस्ट की बारिश होना चालू हो जाती है, और वो कहता है कि ये आ गए। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि उन सभी की डिमोनिक बीस्ट के साथ एक इंटेंस बैटल स्टार्ट हो गई थी। वो सभी कई सारे डेमोनिक बीस्ट को मारने में लगे हुए थे, पर उनकी बारिश ठीक ही कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो चारों ओर से उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, पर वो दोनों मर्सनरीज उस समय में भी एक दूसरे से लड़ना बंद नहीं करते। एक कहता है ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है। वो कहता है कि तुम सच में एक ऐसी जगह पर मरना चाहते हो जहाँ पर तुम्हारी जिंदगी का कोई भी कीमत नहीं है। तो वो कहता है कि मेरी मौत एक नोबल की तरह होगी। तो उसका साथी कहता है कि एक नोबल? ये सब भूल जाओ, तुम एक मर्सनरी हो,
और उनको इस तरीके से देखते हुए तान्या मुस्कुराकर कहती है कि ये कमीने अपने अंत में भी इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे और फिन भी काफी घबराया हुआ पर हिम्मत करते हुए आगे बढ़ रहा था। हैमल्ड अपने मन में कहता है, आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और क्या मैं एक इंसान हूँ या एक डिमोनिक बीस्ट, या फिर उन दोनों में से ही एक भी नहीं। ऐसी चीज है अब जरा सी भी मैटर नहीं करती। मैं इन लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए वो डेरियन से कहता है कि मुझे याद है कि तुमने क्या कहा था, बस पर इस एक बार मुझे लगता है कि मुझे अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। वो अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है कि मैं एक बार और इंसानों के ऊपर यकीन कर रहा हूँ। इसलिए वो कहता है कि सभी लोग, आज जो तुम यहाँ पर देखने वाले हो वो एक सीक्रेट है। जिसके बाद वो अपनी तलवार के ऊपर अपने फेस को मैनिफेस्ट कर लेता है। सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा दंग हो गए थे। हैमल्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो डिमोनिक बीस्ट के ऊपर आसमान में जंप करते हुए बिल्कुल किसी डांस की तरह घूमकर सभी डिमोनिक बीस्ट के ऊपर स्ट्राइक लगाता है और अपने विष के साथ उन सभी की लाशें पानी की तरह आसमान से नीचे गिरने लगती हैं। वो सभी ये देखकर कहते हैं, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हैमल्ट आसमान में किसी जाल की तरह लाइनें बनाता है और उसके विष के साथ वो सभी डेमोनिक बीस्ट मरते जाते हैं। और ऐसा करते हुए आखिर में उसने वहां पर जितने भी डेमोनिक बीस्ट थे उनको एक ही झटके में मार दिया था। सबको मार देने के बाद कुछ और डेमोनिक बीस्ट जैसे ही वहां पर आकर ये सब देखते हैं, वो विष देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। पर हैमल्ट किसी को भी नहीं बख्शता और वो अपने विष के साथ सभी को बड़ी आसानी से काट देता है। और ऐसा कर कर हैमल्ट ने सभी को वहां पर मारकर सभी इंसानों की जान बचा ली थी। पर उसके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। सभी लोग हैमल्ट के ऐसा करने के बाद हैरान होते हुए कहते कि ये तो एक चमत्कार है, एक चमत्कार। पर हैमल्ट उस डिमोनिक बीस्ट को वहां से भागता हुआ सेंस कर कर कहता है कि वो अपने साथियों को मरता हुआ देखकर यहाँ से भाग गया। क्या डरपोक है। वैसे उससे कहता है कि आखिर ये क्या था। वो उसे कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरी बॉडी अपूर्ति से हील हो चुकी है। तानिया भी ये देखकर समझ गई थी कि जो मैंने उस दिन देखा था, मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। पर आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर हेमल्ट सबसे पूछता है कि सभी लोग ठीक है। पर वो लोग हेमल्ट से बहुत ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ये कौन सी दुनिया से यहाँ पर आया है। फैनी भी ये देखकर घबराते हुए कहता है, मेरे रैंक 2 के मर्सनरी होने के बाद भी मैं भी सही से विश को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। पर आखिर ये इतनी ज्यादा छोटी उम्र में आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए वो हेमल्ट से पूछता है, आखिर तुमने ये सोर्ड्समैनशिप कहाँ से सीखी। वो कहता है कि कुछ भी हो, मैं इन लोगों के ऊपर कितना भी यकीन क्यों ना करूं, पर मैं इन लोगों को ये बता नहीं सकता कि मैं फॉरेस्ट ऑफ रूट से आया हूँ। वो कहता है कि मुझे याद है कि मैं और मेरे मास्टर जंगलों में रहा करते थे, पर मुझे इसके अलावा कुछ और याद नहीं है। ये देखकर विस निराश होते हुए कहता है कि हाँ, याद आया, तुम्हारी मेमोरी। सच में इसकी वजह से वो काफी उदास था। पर वहीं हेमल्ट कहता है, ये छोड़ो, पर आखिर अब हम लोगों को क्या करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी और ज्यादा खतरा नहीं है। फैनी कहता है कि सबसे पहले हम लोगों को इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा, जिसके बाद हम उन लोगों के साथ रिग्रुप होंगे जो कि हम लोगों को यहाँ पर धोखा देकर भाग गए। ये सुनकर सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी उनको गालियां बकना चालू कर देते हैं। फैनी कहता है कि हेमल्ट, आखिर तुम क्या करोगे। हेमल्ट कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे भी सबसे पहले इस जंगल को छोड़कर जाना होगा और मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि अभी मुझे मेरे पैसे का भी शेयर आधा नहीं मिला है। ये सुनकर तानिया को काफी गुस्सा आ गया था और फैनी उससे कहता है, ये तो सच में काफी सेंस ऑफ रियलिटी है, आखिर ये कितना ज्यादा स्ट्रेंज हो सकता है। फैनी कहता है कि ठीक है, तो चलो सबसे पहले उनका पीछा करते हैं जो कि हम लोगों से आगे भाग गए हैं। फिर वो लोग उनका पीछा करना चालू करते हैं, पर वो काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद भी अभी तक उनके पास नहीं पहुंचे थे। पर वो आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि मेरी बॉडी अपूर्ण से ठीक हो चुकी है और मेरी इंजरीज भी अपूर्ण से ठीक हो गई है। तानिया कदमों को सहन करने की कोशिश करते हुए कहती है कि हम लोग सही जा रहे हैं, पर मैं किसी भी तरीके से कोई नॉइस या फिर वाइब्रेशन को सेंस नहीं कर पा रही। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग रात में भी यहाँ से भागे हैं, जिसकी वजह से लगता है कि शायद वो अब तक इस जंगल के बाहर पहुंच चुके होंगे। फैनी ये सुनकर कहता है, हमारे ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग हम लोगों को सबसे पहले इस फॉरेस्ट के पास के एक विलेज के अंदर रुकना था, जहाँ पर हम लोग उनसे मिलते। पर उसके साथ इन सब की वजह से काफी गुस्सा थे और वो कहते कि मुझे उनसे बदला लेना है। जहाँ पर वो लोग ये भी डिस्कशन करते हैं कि सारी की सारी रिक्वेस्टेड चीजें वो सभी ट्रैक के पास है। उन्हें सारे के सारे इम्पोर्टेंट आइटम्स अपने पास रख लिए थे और हमारे पास जो कैरेज है उसमें केवल थोड़ा सा ही खाना है। तभी हेमल्ट को कुछ सेंस होता है और वो कहता है, आखिर ये किस तरीके की नॉइस है। हेमल्ट आगे बढ़ने लगता है तो ये देखकर वो लोग थोड़े कंफ्यूज थे। हेमल्ट सामने की तरफ देखकर कुछ सेंस करने की कोशिश कर रहा था। तानिया उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हम लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा।
हैमल्ड कहता है कि मैं डिमोनिक एनर्जी को सेंस कर सकता हूँ जो कि पास में इकट्ठी हो रही है। एक बैटल, मुझे लगता है कि ये ट्रक मर्सनरी क्रॉप की है। ये सुनकर वो लोग काफी खुश हो गए थे और उनको ये सुनकर मजा भी आ रहा था कि उनकी वहाँ पर डिमोनिक बीच से लड़ाई हो रही है। और हैमल्ड कहता है कि इसी स्पीड से अगर हम चलते रहे तो हम 1 घंटे में वहाँ पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर उनका लीडर भी है। फैनी ये सुनकर कहता है कि रुको, क्या तुम यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर जो हो रहा है उस सब को यहाँ से सेंस कर सकते हो? आखिर न जाने तुम कौन सी लेवल पर हो। हैमल्ट उनसे कहता है अगर हम लोग जल्दी करते हैं तो अब और भी ज्यादा जल्दी वहां पर पहुंच सकते हैं। तब तक वो लोग उन्हें रोक कर रख सकते हैं। तो ये सुनकर उसका एक साथी उससे कहता है कि डैमिट, यानी हम लोगों को फिर से उस बंदर का सामना करना होगा जिससे हम लोग उन कमीनों को बचा सके। कि हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो उसका साथी उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए कहता है कि बेवकूफ, हमें उनसे हमारे पैसे भी तो वापस लेने हैं। फैनी कहता है कि हम लोग मर्सनरीज हैं, ना कि उनके जैसे कमीने। और सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है कि हम लोगों को हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा। इसलिए चलो सबसे पहले जाकर अपने बिजनेस को खत्म करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि आखिर उन कमीनों के साथ हमें कैसे निपटना है। तानिया भी कहती है कि बिल्कुल हम लोग वेरी मर्सनरी क्रॉप है, ना कि उन लोगों की तरह सेल्फिश और गद्दार ट्रिक यू गाइस की तरह। तो चलो चलते हैं। दूसरी तरफ उस फाइट का सीन दिखाते हैं। वो लोग वहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट से लड़ रहे थे और वो तेजी से उन लोगों को हरा भी रहे थे। ये देखकर पॉल घबराते हुए कहता है अपने फॉर्मेशन को मेंटेन करने की कोशिश करो। साथ ही वो सारे डिमोनिक बीस्ट को मारने की कोशिश कर रहा था और वो घबराते हुए कहता है कि डैमिट, केवल एक ही दिन हुआ है और देखो यहाँ पर कितने सारे डिमोनिक बीस्ट है जिनका सामना करना पड़ रहा है। पर तभी उसके पीछे उन सभी का लीडर आ गया था जो देखकर उसकी पैंट गीली हो जाती है। ये देखकर वो कहता है ये लगातार यहाँ पर आते ही जा रहे हैं। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये हमारा इस तरीके से पीछा करेंगे। ऐसा लगता है कि ये सभी प्राइस मर्सनरी क्रॉप से सेटिस्फाइड नहीं है। वो डेमोनिक बीस्ट पॉल के ऊपर अटैक करता, तभी ये देखकर वो पीछे की तरफ जंप करके अपने आप को डॉज कर लेता है। पर इसकी वजह से वो काफी घबराया हुआ वो अपने मन में कहता है कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो और मैक्स दोनों कोने पर आ गए थे। पॉल मैक्स से कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे और इसकी वजह से हम लोग कैसे भी कर छोटे सभी डिमोनिक बीस्ट को तो हरा सकते हैं, पर हम लीडर का सामना नहीं कर सकते। और इसकी इतनी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ देखकर मुझे लगता है कि पेस मर्सी क्रॉप पूरी तरह से एनाइलेट हो गई होगी। ये सुनकर मैक्स उससे कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग जाएं, सभी कमजोरों को पीछे छोड़ते हुए। तो पॉल उससे कहता है तो अगर ऐसा करने पर हमारी रेपुटेशन भी सेफ रहेगी। मैक्स और पॉल दोनों बहुत ज्यादा इवल हैं, उन्हें अपने लोगों की भी परवाह नहीं है। वो सभी लोगों से कहते हैं कि अभी से ये बैंड यहाँ पर पूरी तरह से अलग अलग होता है। ये सुनकर वो लोग काफी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारे सबसे क्या मतलब है। पर उनको इसका कोई जवाब मिलता उससे ही पहले वो दोनों साइड से जंप करते हुए वहां से भाग जाते हैं। सर माइल्स भी ये देखकर पसीना पसीना हो गए थे और उनकी भी 64 हो गई थी। वो घबराते हुए कहते हैं कि मेरे भगवान, और तभी डिमोनिक बीस्ट उन सभी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। माइल्स घबराते हुए अपने मन में कहता है मैंने एक गलत इंसान के ऊपर भरोसा किया, मुझे कभी भी ट्रेक्यू मर्सनरी क्रॉप के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और जब मैंने पेस मर्सनरी क्रॉप को अबेंडन किया था उसी समय मुझे ऐसा सोचना चाहिए था कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। डिमोनिक बीस्ट का लीडर रोर करते हुए जितने मर्चेंट थे एक एक करके उनको उठाकर खाना चालू कर देता है और माइल ये देखकर कहता है कि हम लोग अब तबाह हो चुके हैं, सभी लोग एक एक कर यहाँ पर मारे जाएंगे। वो रू तक कपकपाया हुआ था और उसे अपने मम्मी पापा दादा दादी और पूरा खानदान याद आ गया था। सच में किसी को धोखा देना इतना ही ज्यादा बुरा होता है। उसके सारे के सारे मर्चेंट एक एक करके मर रहे थे, पर तभी उस डिमोनिक बीस्ट को पीछे से आवाज आती है उसे नीचे उतारो। और हमें हमारा हीरो हैमिल्टन दिखता है जो कि वहाँ पर डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। हमारा हीरो यहाँ पर उनकी रक्षा करने के लिए आ गया है और हेमल्ट को वहाँ पर देखकर वो डिमोनिक बीस्ट रोर करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही हेमल्ट की तलवार उसे टकराती है वो अपने आप को डिफ्लेक्ट करते हुए हेमल्ट को काफी दूर की तरफ धकेल देता है। हेमल्ट ये देखकर अपने मन में कहता है मैंने कहा ना कि उसे नीचे उतारो। वो डिमोनिक बीस्ट उस इंसान को वहाँ पर मार देता है जिसके बाद वो उसे हेमल्ट के ऊपर फेंक देता है। पर हेमल्ट ने बड़ी आसानी से अपने एक ही हाथ के साथ उसे पकड़ लिया था। पर वहीं उसे फैनी की याद आ रही थी जब उसने कहा था कि हेमल्ट तुम आगे जाकर उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ बुरा हो सकता है। मुझे एक बुरी फीलिंग आ रही है क्योंकि ट्रेक्यू मर्सनरी क्रॉप के लिए ये स्टोरी पूरी तरह से अलग है। वो लोग एक बार हमें पहले ही धोखा दे चुके हैं तो किसी को दूसरी बार धोखा देना उनके लिए काफी ज्यादा आसान है। हेमल्ट ये सुनकर आगे आ गया था और वो कहता है कि फैनी ने बिल्कुल सही कहा था। ये मर्चेंट अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और लेट होता तो सभी के सभी मारे जाते और अब मेरा फेस वापस आ चुका है तो मैं यहाँ पे इसका सामना कर सकता हूँ। वो अटैक करते हुए कहता है कि मैं दिखाता हूँ कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। डिमोनिक बीस्ट इसे खत्म करते हैं। वो डिमोनिक बीस्ट के ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक लगाता है पर डिमोनिक बीस्ट अपने हाथों को फोल्ड कर उस
उससे बच जाता है, क्योंकि उसकी पावर कोई छोटी मोटी नहीं है। वो अपने मिनियंस को आगे की तरफ भेजता है। हैमल्ट एक साइड लोग देकर उनके ऊपर छोटे से स्लैश लगाकर उन सभी को एक ही साथ स्ट्राइक के खत्म कर देता है। उसने किसी के भी पास आने से पहले ही दूर से ही सबको गायब कर दिया था। ये देखकर उनका बॉस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोर करने लगा था। ये देखकर हैमल्ट कहता है, ये जंगल में जो कि बाहर है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोनिक बीस्ट है, पर मैं इसे हरा सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा सावधान रहना होगा। ये कहकर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा था। अब डिमोनिक बीस्ट का लीडर और हैमल्ट दोनों आमने सामने थे, और जैसे ही वो हैमल्ट के ऊपर स्ट्राइक लगा था तो हैमल्ट बड़ी आसानी से अपनी तलवार के स्विंग के साथ उसके हाथ के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो उसे अपनी तलवार के साथ स्टैब करता तो वो बीस्ट अपने दोनों हाथों के साथ उसे बीच में ही रोक लेता है। हैमल्ट भी ये देखकर थोड़ा सरप्राइज था और यहाँ उस बीस्ट को स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, पर तभी अचानक से उसके अंदर से निकलने वाली डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हैमल्ट ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है, इसके अंदर की डिमोनिक एनर्जी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ये अपने आसपास के सभी डिमोनिक बीस्ट के अंदर से उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हो चुका है। फिर मर्सनरी क्रॉप भी जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी। अगर उनने यहाँ पर आकर मेरी मदद करने की कोशिश करी तो इसकी वजह से और भी ज्यादा खतरा बढ़ सकता है, इसलिए मुझे थोड़ा सीरियस होकर इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। वो डिमोनिक बीस्ट रोर करने लगा था और उसके अंदर का सीड इवेंचुअली बढ़ने की वजह से उसके फर ग्लो करने लगते हैं और उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो हैमल्ट के ऊपर अटैक करता है, पर हैमल्ट बड़ी आसानी से हवा में जंप करके इसे डॉज कर लेता है। अब वो डिमोनिक बीस्ट एक लाइट की तरह ग्लो करने लगा था। हैमल्ट उसके ऊपर से स्ट्राइक लगाता है, पर इसका उसके ऊपर ज्यादा कोई भी असर नहीं होता। हैमल्ट भी ये देखकर कहता है, मेरे यूजुअल फाइट स्ट्रेंथ के साथ ये इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करेगा, इसलिए मुझे थोड़ी और ताकत लगानी होगी। ये कहकर वो ऑर्फिस को कंट्रोल करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर स्ट्राइक लगाता है और वो डिमोनिक बीस्ट भी अपने रोर के साथ उसके ऊपर जंप करता है। उन दोनों के स्ट्राइक्स एक दूसरे से टकराते हैं और हैमल्ट पीछे की तरफ धकाता हुआ चला जाता है। ये देखकर वो कहता है कि ये पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। हैमल्ट जल्दी से उससे बचने के लिए पीछे आ गया था और वो ये देखकर कहता है कि इसके पंजे भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये काफी दिक्कत दे सकते हैं अगर मैंने इसे अपनी एक स्ट्राइक के साथ खत्म नहीं कर दिया। वो डिमोनिक बीस्ट रोर करते हुए हैमल्ट के साथ लड़ना चालू कर देता है और हैमल्ट उसे बचते हुए उसके अटैक को डॉज करके पीछे की तरफ सरकता हुआ चला जाता है। वो कहता है, मैं इसे किसी भी तरीके से पास नहीं आने दे सकता और इसने तो अब मेरे कपड़े भी खराब कर दिए हैं। मुझे टाउन के अंदर आने के बाद नए कपड़े खरीदने होंगे। पर अब डिमोनिक बीस्ट को हैमल्ट को न हराने की वजह से काफी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरह से रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से पूरे में ग्रीन ऑरा फैल गया था। इसकी वजह से एक बीम ऑफ लाइट भी निकलती है और हैमल्ट इसे समझ गया था कि अब वो अपने फुल फॉर्म के अंदर है, क्योंकि अब उसके लुक्स बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गए थे। वो एक टेरिफाइंग डिमोनिक बीस्ट के अंदर बदल गया था और हैमल्ट भी देखकर कहता है कि यार अब सब खत्म हो चुका है। इसने अपने आसपास के सभी डिमोनिक बीस्ट को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया है। वो आसमान में जंप करते हुए हैमल्ट के ऊपर स्ट्राइक लगाता है और ये देखकर हैमल्ट कहता है कि मैं इसे पहले भी देख चुका हूँ। हैमल्ट उस डिमोनिक बीस्ट के इस अटैक पैटर्न को समझ गया था। वो ये देखकर कहता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है और हमें नोहा को दिखाते हैं और वो कहता है कि ये बिल्कुल नोहा के अटैक पैटर्न की तरह है और इसे मारने के लिए वो अपनी तलवार की ग्रिप को ऑटैट करते हुए कहता है, भले ही ये आसपास की सभी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब क्यों न कर ले, पर फिर भी ये उससे बहुत ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद वो दोनों आमने सामने आते हैं। हैमल्ट आसमान में जंप करके उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है और बड़ी आसानी से अपने फिस्ट के साथ उसे बीच में से ही चीर देता है और बाकी सभी हैमल्ट की चिंता करते हुए तेजी से उसके पास भागते हुए आते हैं। फिन उसको चिल्लाते हुए कहता है कि हैमल्ट, क्या तुम ठीक हो? वो ये देखकर काफी सरप्राइज था कि हैमल्ट ने डिमोनिक बीस्ट के लीडर को अकेले ही हरा दिया था। फैनी भी ये देखकर घबराते हुए उसे कहता है कि तुमने अकेले ही इसको हरा दिया। हैमल्ट कहता है कि बिल्कुल, और बाकी लोग पहले ही मारे जा चुके थे। फैनी कहता है, अच्छा ऐसा है, मुझे लगता है कि वो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा तेजी से मारे गए, क्योंकि शायद उनकी फॉर्मेशन टूट गई होगी और ये देखकर ऐसा लगता है कि उनने अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी और इसका तो यही मतलब है कि उनके कैप्टन ने भी इस लड़ाई के बीच में यहाँ से भागकर उनको अबेंडन कर दिया था। तानिया कहती है कि उन कमीनों के अंदर जरा सी भी लॉयल्टी नहीं है और न ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी उनका एक साथी वहाँ पे एक सर्वाइवर को देख लेता है और ये सर माइल्स है। ये देखकर फैनी कहता है, इस सब बुरे में थोड़ा सा अच्छा है और हमारे क्लाइंट अभी भी जिंदा है। इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि सबसे पहले इसे डिमोनिक बीस्ट की टेरिटोरी से बाहर लेकर चलो, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवर्स को कंफर्म कर सके। फिर जब वो माइल्स को बाहर लेकर आ गए थे, बेचारे को जैसे ही होश आता है तो वो घबराते हुए सोचता है क्या वो मर चुका है और क्या उसकी आफ्टर लाइफ है। फैनी उसका नाम लेता है तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना।
मैं तुम्हें इस तरीके से छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहता था, पर पॉल ने मुझे काफी डराया धमकाया और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने के बाद अब तुमसे सही से माफी भी नहीं मांग पाऊंगा। माइल्स शांत होते हुए कहता है कि अब शांत हो जाओ, बेवकूफ होना बंद करो, क्योंकि तुम अभी तक मरे नहीं हो। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग सर्वाइव कैसे कर गए और आखिर उन सभी डेमोनिक बीस्ट का क्या हुआ। फैनी बताता है कि वो मारे जा चुके हैं और तुम समय के साथ उन सभी मौतों के बारे में भी भूल जाओगे, क्योंकि वो यहाँ पर हैमल्ट का ये सीक्रेट किसी को भी ओपन नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने माइल्स को हैमल्ट के बारे में नहीं बताया। माइल्स उसका शुक्रिया करते हुए कहता है कि भगवान, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद फैनी उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और वो उसे डराते हुए कहता है, क्यों ना अब हम लोग अपने फाइनेंस की शेयर के बारे में बात कर ले। ये सुनकर माइल्स काफी शौक होते हुए कहता है, आखिरकार अब रियलिटी मुझे हिट कर रही है। फिर वो लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं जहाँ पर फैनी 80% प्रॉफिट ले लेगा। वो कहता है कि हम लोगों ने केवल 80% लिया है, वो भी इतने सारे लॉसेस के बाद। और ये सब तो शुक्र की बात है कि हम लोग अभी भी इस रिक्वेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इस सब के बाद कि तुमने हमें धोखा दिया और हमने तुम्हारी जान बचाई। माइल्स रोते हुए कहता है, क्या हम इसे 70% तक कम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मेरा काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है और मेरे कई सारे लोग भी मारे गए हैं। फैनी कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसे तुम जानो, अगर तुम ये नहीं चाहते तो तुम तुम्हारा सामान लेकर यहाँ से जा सकते हो, इसे कैरे से उठाओ और मैं तुम्हारे लिए गुड लक विश करूंगा। माइल्स ये देखकर घबराते हुए कहता है कि ठीक है, तुम 80% ले सकते हो। सच में बेचारे की हालत खराब है, अगर कोई छोटा सा बच्चा भी आकर उसे यहाँ पर डरा दे तो माइल्स पैंट गीली कर दे। अब उसके इसके लिए एग्री कर देने के बाद फैनी उन गुड्स के बारे में पूछता है, सामान के बारे में पूछता है कि आखिर वो सब क्या है जिसकी वजह से उन सबको इतना ज्यादा खतरा उठाना पड़ रहा है। माइल्स कहता है कि काफी ज्यादा बुरी न्यूज होगी अगर तुम्हें इसके बारे में पता चल गया और ये बात फैल गई। इसकी वजह से बुटन मर्चेंटरी एसोसिएशन पूरी तरह से खत्म हो सकती है। फैनी कहता है कि हम लोग पैसे ही मर्चेंटरी क्रॉप है, तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। माइल्स उससे कहता है कि तुम्हारी टीम भी इसकी वजह से काफी ज्यादा बड़े खतरे में आ सकती है, क्या तुम सच में इसके बारे में जानना चाहते हो कि आखिर इसके अंदर क्या है। फैनी कहता है कि ये रिक्वेस्ट वैसे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर हमें इसके बारे में पता नहीं है कि आखिर इसके अंदर क्या है तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें एडवांस में ही हमें ये बता देना चाहिए था कि आखिर इसके अंदर क्या था। माइल्स थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, वैसे भी इस चीज से कोई भी मदद नहीं मिलने वाली। वो कहता है कि हमारा क्लाइंट, वो क्लाइंट जिसे हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, वो एक मेज है जिसे एंटियोल नाम से जाना जाता है। ये सुनकर वो लोग घबराते हुए कहते हैं कि एंटियोल ये एक मेज है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। माइल्स कहता है कि हाँ बिल्कुल। फैनी इसके बारे में सोचते हुए कहता है कि एक ऐसा इंसान मर्चेंट एसोसिएशन से उसका सामान लेने का बोलेगा जो कि डिमोनिक बीस्ट की टेरिटोरी को क्रॉस कर कर उसके लिए लेकर आए। क्या ऐसा नहीं लगता एक ऐसा इंसान एक मर्चेंट एसोसिएशन और एक मर्चेंट से डेमोनिक बीस्ट की टेरिटोरी को क्रॉस कर कर उसके लिए सामान लाने का बोल रहा है? क्या ये कोई ऐसा सामान है जिसकी इंस्पेक्शन और सर्वेलियंस नहीं किया जा सकता? माइल्स कहता है कि बिल्कुल, इस सामान की ओरिजिन जो कि हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो एक ऐसी जगह से है जहाँ पर मेजिस को अंदर जाने नहीं दिया जा सकता, द टेम्पल ऑफ लूमेन। जैसा कि तुम लोगों को पहले से ही पता है कि उस टेम्पल की पावर्स तुम्हारी उम्मीद से बहुत बहुत ज्यादा है। एक ऐसा ग्रुप जो कि सारी दुनिया को डिमोनिक एनर्जी से बचाने के लिए अभी भी काम कर रहा है, पर वो इस सब से बहुत ज्यादा दूर है जो कि उन्हें चाहिए। वो सभी प्रोटेक्शन के नाम पर बहुत ज्यादा वेल्थ और पावर को इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसे कई सारे किंगडम्स हैं जो कि इसकी कंट्रोल के अंदर हैं, क्योंकि वो सभी उनकी डिवाइन पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर वो लोग कभी भी किसी मेज को कंट्रोल नहीं कर सकते। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं हमेशा इस चीज को देखता हूँ जिसकी वजह से ऐसी चीजें मेरे हाथों में लग जाती है। और अगर टेम्पल को इसके बारे में पता चल गया कि बुटन मर्चेंट एसोसिएशन ऐसा सामान मेज को डिलीवर करती है तो इसकी वजह से हम लोग एक बहुत ज्यादा बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंस सकते हैं और इससे मेज की भी रिसर्च की जाना चालू हो जाएगी। फैनी ये सुनकर कहता है यानी इससे मर्चेंट एसोसिएशन तबाह भी हो सकती है। तो माइल्स कहता है कि केवल मर्चेंट एसोसिएशन ही तबाह नहीं होगी, इसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो लोग भी सेव नहीं रहने वाले। ये टेम्पल इतना ज्यादा पावरफुल है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसकी वजह से असल में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। एंटियोल ने एक बार मर्चेंट एसोसिएशन के लीडर की जान बचाई थी जिसकी वजह से हम लोग इसे रिफ्यूज नहीं कर पाए। हैमल्ट ये सुनकर तानिया से पूछता है कि एंटियोल एक सच में इतना ज्यादा फेमस इंसान है? तो उसका साथी कहता है कि बिल्कुल, कुछ साल पहले डिवाइन बैरियर लगभग तबाह होने की कगार पर आ गया था। हैमल्ट ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि वो एक डिवाइन बैरियर की बात कर रहा है।
वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, डिवाइन बैरियर पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ गया था और कई सारे मेजर सिटीज के अंदर डेमोनिक बीस्ट अंदर आ गए थे, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। और उस समय टेम्पल ने मेजिस की मदद ली थी और उसके बाद ही डिवाइन बैरियर को फिर से बचाया गया, जिसके बाद से डेमोनिक बीस्ट कभी भी रूट ऑफ फॉरेस्ट से बाहर नहीं आ पाते। पर मेजिस ने उनकी फ्रीडम के लिए इसके बारे में फिर से सोचा कि कभी भी ऐसा ना हो, और आखिर में मेजिस ने लगभग उस डिवाइन बैरियर को सिटी के ऊपर से पूरी तरह से तबाह कर दिया था, जो कि टेम्पल को कवर कर कर रखता था। पर टेम्पल को इसके बारे में तुरंत ही पता चल गया और एंटोल सच में एक इतना ही ज्यादा पावरफुल मेज है। हैमल्ड ये सुनकर अपने मन में कहता है, यानी टेम्पल अल्टीमेटली सीड ऑफ डार्कनेस को किसी की भी अंदर से निकालने में कामयाब नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो लोग सभी को फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर भेज देते हैं। और अगर डिवाइन पावर ये सब नहीं कर सकती तो शायद मैजिक ये कर सकता है। मैंने एक ब्लैक मेज को देखा था पर वो इतना ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं था, तो मुझे लगता है कि शायद एंटियोल इस सीड ऑफ डार्कनेस को मेरे अंदर से रिमूव कर सकता है। और फिर उनके डेमोनिक बीस्ट की टेरिटोरी के बाहर आ जाने के बाद वो लोग आराम करते हुए कहते हैं कि आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम कर लिया है और अब शाम भी हो गई है, इसलिए चलो यहीं पर कैंप करते हैं और कल मेज से मिलने के लिए जाएंगे। फैनी हैमल्ड के पास आकर उससे कहता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। वो कहता है कि बिल्कुल। तो फैनी उसे एक पिल देते हुए कहता है कि इसे ले लो। हैमल्ड उसके बारे में पूछता है। फैनी बताता है कि एक ऐसी पिल है जो कि सोर्समैन के विष इस्तेमाल करने के बाद उनकी स्टेमिना को रिकवर करने में मदद करती है और ये सच में काफी ज्यादा महंगी आती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद तुम्हारे को ज्यादा काम आएगी, क्योंकि तुम सच में काफी ज्यादा तेजी से रिकवर होते हो। पर हेमल्ट उस पिल को खाने के बाद अपनी बॉडी के अंदर एक वार्म फीलिंग को महसूस करता है। फैनी पूछता है तो आखिर ये कैसी है। हेमल्ट उससे कहता है कि ये सच में इफेक्टिव है, पर साथ ही वो उससे पूछता है पर आखिर तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो। फैनी उसे कहता है कि हेमल्ट तुम्हारा इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरे परिवार फैनी मर्सनरी क्रॉप की रक्षा करी, और इतना ही नहीं तुमने हमारे क्लाइंट को भी बचाया, क्योंकि अगर हम थोड़ा और लेट होते तो शायद मारे जाते, इसलिए तुम्हारे लिए थैंक्स कहना तो बनता है। और मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है, क्योंकि तुमने सभी की जान बचाई है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि भविष्य में और अगर तुम कभी भी खतरे में पड़ते हो और तुम्हें कोई की जरूरत होगी, जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी और तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद, मैं मेरी मर्सनरी क्रॉप की कसम खाता हूँ कि मैं डेफिनेटली तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा, क्योंकि तुम मेरे सेवियर। और वो अपनी बात पूरी करता तभी हेमल्ट अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्योंकि हम लोग कॉमरेड्स हैं, ट्रस्टफुल कॉमरेड्स, यानी एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर देने वाले। फैनी भी ये सुनकर खुश होते हुए कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के कॉमरेड हैं। जिसके बाद अब हम अगले सीन में दिखाते हैं कि वो लोग अपना सामान लेकर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। तभी माइल्स एक पेड़ को देखते हुए जिसके ऊपर सुराख बना है, वो सभी से कहता है कि रुक जाओ, आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ ही गए। फैनी कहता है कि मैप के अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं, पर यहाँ पर तो केवल रोड है, कोई विलेज नहीं। ऐसी जगह पर सामान को डिलीवर करना, आखिर एंटियोल यहाँ से सामान लेकर कैसे जाएगा। माइल्स कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम लोग ये सारा सामान एल्टियोल तक लेकर जाएंगे। तानिया कहती है, क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि एंटियोल अपने एक हाइड आउट के अंदर रहता है। तो माइल्स अपने पास से एक लॉकेट निकालते हुए कहता है कि 1000 टाइम ये समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो चलो इस चीज को थोड़ा सा जल्दी करते हैं। वो उस पेड़ के पास जाकर उस नेकलेस को उसके अंदर डाल देता है, जिसके बाद से उनके आसपास की चीजें थोड़ी सी बदलने लगती है। और फैनी भी देखकर हैरान होते हुए कहता है कि जादू, ये तो इंसेन है। हेमल्ट भी देखने के बाद थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि अभी वो लोग स्पेसेस के बीच में ट्रेवल कर रहे थे। फैनी हैरान होते हुए कहता है कि मैंने सुना था, पर मुझे ऐसा लगा था कि ये केवल रूमर्स हैं और ये सब बियॉन्ड मेरी इमेजिनेशन है, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। क्या सच में ये एक मेज की एबिलिटी है। तो हेमल्ट उससे कहता है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक इल्यूजन हो। फैनी उससे कहता है कि इसकी वजह से टेम्परेचर अचानक से कम हो जाता है, पर इल्यूजन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी और भी कई सारी चीजें हैं जिनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर इसकी वजह से हम लोग एक काफी लंबा समय बहुत ज्यादा आसानी से ट्रेवल कर लेते हैं। तानिया अपने सामने एक बड़ा सा टावर देखते हुए कहती है कि वो देखो, मुझे वहाँ पर अपने सामने कुछ दिख रहा है। और एंटियोल भी उन लोगों को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। फिर एंटियोल सभी सामान को चेक करते हुए कहता है कि सारी चीजें यहाँ पर हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको एक्वायर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, मैं तुम लोगों से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, पर तुम
तुम लोग मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा कम लोग हो। यहाँ पर कुछ ह्यूमन लाइफ फोर्स है जो कि कुछ डिस्टेंस पर खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर रास्ते में आते हुए कैरेज से कुछ लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। मार्क्स कहता है कि बिल्कुल सही कहा, इस रास्ते में कई सारे लोग मारे गए हैं क्योंकि हमें डिवानिक बीस्ट मिले थे और यहाँ पर केवल 1/3 लोग ही हैं जो कि यहाँ तक आ पाए हैं। एंटियोल ये सुनकर कहता है तुम लोगों ने इसकी वजह से काफी ज्यादा सफर और काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है। और साथ ही वो आगे कहता है कि मुझे कैरेज के अंदर से बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी सेंस हो रही है। कैरेज के अंदर डिमोनिक बीस्ट की कॉप्सेस है यानी लाशें हैं। वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने पहले ही उन्हें इकट्ठा कर लिया था क्योंकि हम उन्हें यहाँ से जाने के बाद बेच देंगे। तो एंटियोल कहता है अगर तुम इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो इन्हें भी इस रिक्वेस्टेड फीस के अंदर मिला दो, जैसे ये टोटल 15 लाख मैरिक बन जाता है। ये सुनकर वो लोग काफी सरप्राइज हो गए थे और फिर की तो आगे खुली की खुली रह जाती है क्योंकि ये अमाउंट सच में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और साथ ही वो सामान को यहीं पर छोड़कर कैरेज को अपने साथ ले जाने का बोलता है क्योंकि उसका उन्हें कोई भी यूज नहीं था। हैमल्ट ये देखकर अपने मन में कहता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसकी पावर रीगो से पूरी तरह से अलग है। और इतना ही नहीं, इसने अपने माना को भी पूरी तरह से छुपा कर रखा हुआ है, यानी ये एक आर्च मेज है। जिसके बाद एंटियोल का ध्यान हैमल्ट के ऊपर जाता है और वो उसको देखकर थोड़ा कंफ्यूज था और हैमल्ट भी देखकर थोड़ा हैरान था। एंटियोल आगे बढ़ते हुए हैमल्ट के अंदर देखते हुए कहता है कि सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरी मेज की आंखें हर चीज को देख सकती हैं और समय समय पर ये मुझे सच दिखाती हैं, पर सच में तुम्हारे जैसा मैंने आज तक कोई भी लड़का नहीं देखा। मेरे जैसा मेज जो कि इस लेवल पर हो वो सच्चाई देख सकता है जो कि तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। पर तभी हैमल्ट उसे टोकते हुए वार्न करते हुए कहता है कि इसके आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत मत करना। ये सुनकर एंटियोल हंसते हुए कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा डेयरिंग लड़के हो, क्या तुम इस चीज को सीक्रेट रखना चाहते हो। जिसके बाद वो अपने स्टाफ के साथ वहाँ पर एक बैरियर बनाने लगता है जिससे वो हैमल्ट और उसकी बातें सीक्रेट रख सके। वो कहता है कि मैं एक मेज हूँ और मैं इस दुनिया के कई सारे सीक्रेट्स के बारे में जानता हूँ और मैं साथ ही उन सभी सीक्रेट्स की इज्जत भी करता हूँ जिनको बताना जरूरी नहीं होता। वो कहता है कि स्पेस जो कि अंदर का है और बाहर का है इस बैरियर की वजह से पूरी तरह से सेपरेटेड है और जो भी अंदर बातें होंगी जो तुम्हारा सीक्रेट है जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा चिंता में हो, वो कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है अगर ये टूटता है तो इसकी वजह से मुझे एक बहुत ज्यादा अमाउंट में अपने माना को खोना होगा। तो चलो पूछो आखिर तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये देखकर हैमल्ट अपने मन में कहता है कि ये जरा सा भी नॉर्मल नहीं है, ये रियोगो से पूरी तरह से अलग है। इसलिए वो एंटियोल से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर एंटियोल उससे कहता है तुम्हारा मतलब क्या इससे है जो कि तुम्हारे अंदर है, द सीड ऑफ डार्कनेस जो कि तुम्हारे दिल के अंदर छुपा हुआ है। हैमल्ट ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि इसको इसके बारे में पता है। वो कहता है कि हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इसको मेरे अंदर से किस तरीके से निकाला जा सकता है। एंटियोल ये सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहता है अगर मैं बॉटम लाइन के बारे में भी बताऊं तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अगर मैं तुम्हें थोड़ी डिटेल में इसके बारे में समझाऊं तो सीड ऑफ डार्कनेस तुमसे पूरी तरह से जुड़ा रहता है, बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी की तरह। और ये सीड जो कि डीमंस को ताकत देता है, रेयरली ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा अपनी माँ की कोख के अंदर मारा जाता है तो ये सीड उसे फिर से पुनर्जन्म देता है, जिसकी वजह से सीड ऑफ डार्कनेस उसका एक हिस्सा बन जाता है और इसकी वजह से उसे अपनी मौत तक इसका होस्ट बनकर रहना होगा। इसलिए सीड ऑफ डार्कनेस को तुम्हारे दिल से निकालना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, अगर इसको निकाला तो तुम मारे जाओगे। हैमल्ट कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि एक अर्चमेज को इसका कोई रास्ता पता हो सकता है। वो कहता है कि मैं एक मेज हूँ न कि गॉड, और वैसे भी ये मेरा पहली बार है कि मैं ये देख रहा हूँ कि कोई इंसान है जो कि सीड ऑफ डार्कनेस को इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। हैमल्ट उससे कहता है क्या कंट्रोल, तो वो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, सीड ऑफ डार्कनेस नॉर्मली डिमोनिक एनर्जी की डिमांड करता है और जितने तुम इसे रोकने की कोशिश करते हो धीरे धीरे करके वो तुम्हारे माइंड के ऊपर कंट्रोल करते हुए तुमसे बहुत सारे ऐसे इवल एक्ट करवाता है जिससे वो डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और जब तुम एक ऐसे हैबिटेट के अंदर चले जाते हो तो अल्टीमेटली तुम्हारा दिमाग इस चीज को हैंडल नहीं कर पाता और तुम सारे डिमोनिक एनर्जी के इन्फ्लुएंस के अंदर आकर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हो और धीरे धीरे करके एक किसी डिमोनिक बीस्ट की तरह ही बन जाते हो। पर तुम्हारा केस बहुत ही ज्यादा यूनिक है। थ्योरेटिकली अगर बोला जाए तो ऐसा करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, पर जो पावर तुम्हारे अंदर है वो माना और विश है, और ये दोनों ही पावर्स टैलेंट रिक्वायर करती हैं और काफी लंबा समय। पर ये सीड उस डिमोनिक एनर्जी को रिक्वायर नहीं कर पा रहा जिससे वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर ज्यादा तेजी से हमला कर सके। ऐसा लगता है कि तुमने विश की काफी अच्छी ज्यादा ट्रेनिंग करी है जिससे ये डिमोनिक एनर्जी उस सीड से काफी अच्छी तरीके से ले लेता है और इससे तुम बेजर्क मोड के अंदर नहीं जाते। बस ये
तब तक ही है जब तक टेम्पल इसके बारे में पता न लगा ले। सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको कितना भी देख लूं ये काफी ज्यादा कमाल का है। ये सुनकर हैमल्ड कहता है कि इसने ये एक बार भी नहीं कहा क्या मैं रूट ऑफ फॉरेस्ट से आया हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ क्या मुझे इसकी वजह से रिलीफ होना चाहिए या फिर नहीं। और वो उससे आगे कहता है एक प्रीस्ट ऑफ लूमेन हमेशा इस सीट को ढूंढने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड होते हैं और वो उसे पागलों की तरह ट्रैक करते हैं अनलेस जब तक वो तुम्हारी बॉडी को डायरेक्टली एग्जामिन ना करें। मैं एक एल्केमिस्ट हूँ पर सिंपली तुम्हारा सीड एक थिक डिमोनिक एनर्जी के अंदर जा चुका है जिसकी वजह से ऐसा नहीं होता। पर यहाँ पर कई सारे डिमोनिक एनर्जी के होने की वजह से वो मुझे दिख गया और अगर मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देता तो शायद ये मेरी नजरों में भी नहीं आता। हैमल्ट ये सुनकर अपने मन में कहता है यानी मुझे उस एरिया को अवॉइड करना होगा जहाँ पर डिमोनिक एनर्जी ज्यादा हो। जिसके बाद एंटियोल उससे आगे कहता है कि अभी तुम्हारा कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है जब तक तुम और भी ज्यादा समय के साथ स्ट्रॉन्गर नहीं हो जाते और धीरे धीरे करके तुम समय के साथ इंडिविजुअली स्ट्रॉन्गर हो जाओगे। और अगर तब तक तुमने टेम्पल के अटेंशन को अवॉइड कर लिया तो फिर बाकी सभी की तरह जो कि सीड ऑफ डार्कनेस अपने अंदर पोजेस करते हैं तुम भी उनकी तरह एक क्रिमिनल या फिर एक डिमोनिक बीस्ट बन जाओगे और तब ये सीड ऑफ डार्कनेस एवेंचुअली तुम्हें डिवोर कर लेगा और अल्टीमेटली तुम्हारी ये तलवार इस दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार हो जाएगी और काउंटलेस लोग तुम्हारे हाथों से मारे जाएंगे। और ये एक जनरल फैक्ट है जो कि सीड ऑफ डार्कनेस को पोजेस करते हैं। पर अगर मान लो ऐसा नहीं होता पर हैमल्ट उससे कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। एंटियोल ये सुनकर कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम हो और एक इंसान होने के नाते तुम अपने फेथ को बदल सकते हो। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर कभी भी खत्म नहीं होगा चाहे मैं तुम्हें कितना भी देख लूं। इसलिए स्पेशल लड़के मैं अब से तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखूंगा। अगर तुम कभी भी इस चीज से ओवरकम नहीं हो पाते तो मुझे तुम्हें रोकना होगा और तुम्हें इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। पर अगर मान लो तुम उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहाँ पर तुम मुझे सरपास कर सको तो भले ही वो डार्कनेस ही क्यों ना हो वो तुम्हारे बिल को बेंड नहीं कर सकती यानी मोड़ नहीं सकती। अब ये सब खत्म हो जाने के बाद फैनी उसे उसका हिस्सा देते हुए कहता है कि ये 3/4 इस रिवॉर्ड का आधा हिस्सा है। और वो आगे कहता है कि मैं तुम्हें और भी देना पसंद करता पर और भी कई सारे मेंबर्स हैं जिनने अपना बेस्ट दिया है इसलिए मुझे उन्हें भी उनका इनाम देना होगा। जिसके बाद वो अपने पास से एक बैग निकालते हुए कहता है कि ये तुम्हारा है। हमें ये तब मिला था जब लगेज रख रहे थे पर देखने पर हमें इसका ओनर नहीं मिला। हैमल्ट ये देखकर याद करते हुए कहता है ये वो चीजें हैं जो कि मैं फॉरेस्ट ऑफ रूट से मेरे साथ लेकर आया था। मुझे लगा था कि मैंने निकलते हुए ये सब खो दिया। वो उससे कहता है कि हाँ ये मेरा है तुम्हारा शुक्रिया। पर फैनी उससे कहता है कि शुक्रिया की जरूरत नहीं है मैं इसे तुम्हें और भी ज्यादा पहले दे देता पर मुझे इस सब चीजों में समय ही नहीं मिला इसलिए मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। जिसके बाद वो कहता है कि वैसे हमें तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि तुमने हमारे मर्सनरी क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा फायदा किया है और मैं तुम्हारे लिए एक सेफ ट्रेवल प्रे करूंगा। तभी फिन वहाँ पर आकर एक्साइटिंगली हैमल्ट को चिल्लाते हुए कहता है कि अब ये रिक्वेस्ट खत्म हो गई है तो आखिरकार मैं तुम्हें अपने मर्चेंट क्रॉप का हेडक्वार्टर दिखा सकता हूँ। वहाँ पर ऐसी कई सारी सरप्राइजिंग और कूल स्टफ्स हैं जो कि तुम देखकर काफी सरप्राइज हो जाओगे और वहाँ पर इस रिक्वेस्ट से भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीजें हैं। पर हैमल्ट उससे कहता है कि फिन मैं तुम्हारे साथ मर्चेंट क्रॉप के हेडक्वार्टर को देखने के लिए नहीं जा सकता। ये देखकर फिन निराश होते हुए कहता है क्या रुको क्या तुम यहीं से सब कुछ छोड़कर जा रहे हो कम से कम तुम्हें एक बार तो उसे विजिट करना ही चाहिए था। और तानिया हैमल्ट से कहती है अगर तुम हमारे मर्चेंटरी क्रॉप के सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करना चाहो तो तुम ऐसा कर सकते हो पर वो एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट है जो केवल रैंक 3 तक ही राइज किया जा सकता है इसलिए हमने उसे पहले ही 3 तक पहुंचा दिया है। हैमल्ट ये सुनकर खुश होते हुए कहता है कि इतना काफी था। साथ ही वो आगे कहती है ठीक है अपना ख्याल रखना क्योंकि ऐसी कई सारी जरूरी चीजें हैं जो कि तुम्हें करनी जरूरी है और ये सब तुम्हारी मेमोरी से भी ज्यादा जरूरी है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और यहाँ पर यह भी क्लियर हो जाता है कि जैसे तानिया भी ये समझ गई थी कि हैमल्ट ने उसे झूठ बोला था कि उसकी याददाश्त गई है। वो कहती है कि अगर मैं इसके बारे में ज्यादा बात करूंगी तो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसलिए सारी चीजें शॉर्ट में तुम अपना ख्याल रखना और मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे। हैमल्ट कहता है कि ठीक है और साथ ही वो सभी लोगों से सभी चीजों के लिए अपना शुक्रिया करता है। सभी लोग उसकी सेफ ट्रिप के लिए प्रे करते हैं और सभी उसका शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि हम लोग जल्दी फिर मिलेंगे। और फिर तो बेचारा हैमल्ट के जाने की वजह से रोने लगा था। तो हैमल्ट ये सुनकर उससे कहता है कि ठीक है जब भी मैं आऊंगा। तो हैमल्ट उससे कहता है कि ठीक है और तुम्हारी डिशेस सच में काफी ज्यादा डिलीशियस थी। तानिया उसे रोकती है कि प्लीज अब चुप हो जाओ और फैनी हैमल्ट से कहता है अगर तुम्हें कभी भी इस मर्चेंट क्रॉप की जरूरत हो तो तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। हमारे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं।
और ये मेरा तुमसे वादा है। ये सुनकर हैमिल्टन उससे कहता है कि ठीक है, जिसके बाद उन लोगों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। हैमिल्टन वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है। वहीं उसे अपने मन में डेरिन की याद आती है और वो कहता है कि मेरे दिल का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर रह गया और मुझे वैसा महसूस हो रहा है जब मैं डेरिन को छोड़कर वहाँ से गया था, और साथ ही मैंने एल्गा को भी वापस छोड़ दिया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मर्सनरी का ही काम करना होगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है कि इन डेमोनिक बीस्ट का सामना करने के बजाय अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर मुझे ये याद रखना होगा कि ये सीड ऑफ डार्कनेस मेरी बॉडी के अंदर हर बार एब्जॉर्ब होगी, और ऐसा होने की वजह से ये सीड मुझे कभी भी डिवॉर कर सकता है, और ये मेरे लिए जरा सा भी अच्छा नहीं है। और अगर ऐसा हुआ कि मैं कभी डेमोनिक बीस्ट बन गया तो एंटीऑल को यहाँ पर आकर मुझे मारना होगा। पर ऐसा होने से रोकने का केवल एक ही तरीका है, केवल एक ही रास्ता जिससे मैं ये से बच सकता हूँ, कि मुझे स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होना होगा, जिससे ऐसा कभी भी ना हो पाए कि ये सीड ऑफ डार्कनेस मुझे कंट्रोल कर सके। जिसके बाद अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं। पॉल और मैक्स एक बार के अंदर बैठे हुए थे। वो लोग अपने सिर छुपाकर वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे। मैक्स कहता है, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मैक्स कहता है कि ये सब पिछली बातें हैं, पर अभी तक हम लोग जिंदा है तो हम लोग फिर से ट्री क्यू को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बारे में हमेशा केवल अच्छी चीजों के बारे में ही सोचा करो, क्योंकि प्लेस पूरी तरह से अनाइलेटेड हो चुका है और अब हम ही हैं जो कि पूरी फील्ड के ऊपर मर्सनरी का काम करेंगे। इसलिए चलो कुछ कैपेबल लोगों को देखकर उन्हें रिक्रूट करते हैं। तभी वो अपने सामने ये देखकर कंफ्यूज होते हुए कहता है कि पॉल उन लोगों को देखो, और पॉल भी अपने सामने का नजारा देखकर सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसके सामने फैनी और उसकी टीम जा रही थी। ये देखकर वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो लोग सर्वाइव कैसे कर गए, और मुझे तो ऐसा लगा था। पर मैक्स उससे कहता है कि सबके बारे में बाद में सोचना पॉल, पहले छुपो। तभी फैनी उस तरफ देख लेता है, पर वो वहाँ पर देखता है कि वो सीटें खाली हैं। ये देखकर वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मुझे लगा कि मैंने किसी को देखा, मुझे एक वेट सी फीलिंग आई, पर वो लोग वहाँ पर जैसे तैसे करके बच गए थे। अगर बेचारे वहाँ पर पकड़े जाते तो सच में आज उनकी कुटाई हो जाती। वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागकर निकल कर आ गए थे। वो लोग कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं। तो मैक्स कहता है कि हमें ही उन लोगों को वापस हमें मार देना चाहिए था। इसलिए वो परेशान होते हुए कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये सब समय की बात है कि वो लोग गिल्ड में हमारे बारे में रिपोर्ट जरूर करेंगे। इसलिए अब हमारे मर्सनरीज के दिन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब सोचो रैंक 2 के मर्सनरीज आखिर अब अपनी डेली लाइफ कैसे जिएंगे। पॉल ये सुनने के बाद गुस्से में कहता है, हम लोग अभी भी रैंक 2 हैं, इसलिए मेरे पीछे आओ। मैक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। पॉल अब काफी ज्यादा गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड उससे कहता है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहते तो यहाँ पर केवल एक ही अल्टरनेटिव है, हम लोगों को इसे चुराना होगा।